देश में किसानों की हालत सुधर नहीं पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। साल 2017 को जब भी याद किया जाएगा तो उस साल घटित होने वाली तमाम घटनाओं के बीच कृषि और किसानों का जिक्र जरूर किया जाएगा। वास्तव में इस साल किसानों के आंदोलन का जो दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस बार किसान सिर्फ आश्वासनों के झांसे में नहीं आने वाले, इस बार वो आर पार के मूड में है। दिखाते आपको उन तस्वीरों को, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस वक्त किसानों की तरफ से भी और किसानों को लेकर भी देश में क्या कुछ चल रहा है। वो 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। देखिए, तस्वीरें हैं बांसवाड़ा राजस्थान की, जहां राहुल गांधी पहुंचे आक्रोश रैली के लिए। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान मुक्ति संसद का आयोजन किया गया, देश भर के किसान यहां जुटे। और साथ ही दिल्ली के ही जंतर मंतर पे महाराष्ट्र के उन किसानों के बच्चे पहुंचे गुहार लगाने जिन किसानों ने खुदकुशी कर ली है। केंद्र सरकार से इन बच्चों ने गुहार लगाई कि किसानों की हालत को देखिए, और उन हालत को आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आंक पा रहे हैं, तो कम से कम हमें देखकर समझ लीजिए कि हमारे परिवारों की हालत क्या है, मेरी हालत क्या है। इन बच्चों की यही गुहार थी। उन्होंने खेती को उद्योग का दर्जा देने की मांग की है। यहां पर तो किसानों का आंदोलन भी चल रहा है और आंदोलन को भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। अच्छी बात है कि जिस किसान से आप अपना पेट भरते हैं उसी किसान से राजनीति भी चमकाई जा रही है। इतना होते हुए भी किसानों की दुर्दशा का दौर थम नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान। बताएंगे जय किसान में कहां हुई किसानों की रैली, कहां किसानों ने किया प्रदर्शन और कैसे किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए पहले जान लेते हैं। जय किसान में क्या है आज की सुर्खियां। बांसवाड़ा में कांग्रेस की रैली, राहुल गांधी पहुंचे, किसानों को लेकर आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर महाराष्ट्र के खुदकुशी करते हुए किसानों के बच्चों ने केंद्र सरकार से की अपील, कहा कृषि को दिया जाए उद्योग का दर्जा। योगी सरकार के आलू किसानों के लिए लाई गई नई नीति के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आलू के किसानों ने किया प्रदर्शन, कहा सरकारी खरीद से भी कम, सरकारी खरीद की जो राशि है वो कम है आलू की लागत मूल्य से। और किसानों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बन रहा है फायदे का सौदा, देश के किसानों में बड़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्रेज। दिखाएंगे आज आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग पर खास एक बातचीत भी। इस वक्त एक बड़ी खबर राजस्थान से हम आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा राजस्थान में कांग्रेस की ओर से रैली की गई है। किसानों के लिए कांग्रेस की आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। राहुल गांधी ने किसानों को यहां संबोधित किया है। किसानों के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की बात की है राहुल गांधी ने। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यहां पहुंचे हुए हैं बांसवाड़ा और किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है, शक्ति प्रदर्शन भी है और कांग्रेस की एकजुटता, कांग्रेस की ताकत की बात भी है। इस आक्रोश रैली के जरिए राहुल गांधी यहां पहुंचे और किसानों को उन्होंने अपने साथ आने का आह्वान कर कहा कि कांग्रेस ही किसानों की हालत को सुधार सकती है, लिहाजा किसानों को कांग्रेस में भरोसा जताना होगा, क्योंकि किसानों के लिए आखिरी सांस तक वो लड़ाई कर सकते हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर किसानों के साथ नजर आए हैं राहुल गांधी। मंदसौर गोलीकांड के बाद ही वो मध्य प्रदेश के मंदसौर गए थे। उसके साथ ही भट्टा परसौल जैसे मामले में भी वो खासा विवादित रहे हैं, चर्चित रहे हैं कि कैसे उन्होंने पुलिस प्रशासन को धक्का बताते हुए किसानों से मुलाकात की थी, उन किसानों से जो पीड़ित थे। और अब राजस्थान के बांसवाड़ा में उन्होंने रैली की है, आक्रोश रैली नाम दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। इस रैली को किसानों के लिए ये कांग्रेस की आक्रोश रैली है। बांसवाड़ा पहुंचे हैं और तमाम बड़े दिग्गज नेता भी इस वक्त बांसवाड़ा में जुटे हुए हैं। किसान भी भारी संख्या में यहां पहुंचे हुए हैं।
तो राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी पहुंचे हैं और यहां पर किसानों की तरफ से काफी जोश के साथ उनका स्वागत किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, भारी संख्या में किसान पहुंचे, कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं, दिग्गज पहुंचे और यहां पर इन तमाम किसानों से कांग्रेस के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का आह्वान किया राहुल गांधी ने। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के बेहतरी के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी बीएल सरोज से। सरोज, आज रैली में क्या कुछ खास रहा? राहुल गांधी ने किस तरह से किसानों को संबोधित किया, किस तरह से लड़ाई किसानों की लड़ने की बात की है? देखिए पंकज, आपको बता दूं कि आज राजस्थान में बहुप्रतीक्षित रैली राहुल गांधी की थी। किसान आक्रोश रैली के नाम से इस रैली का आयोजन किया गया था, आपको बता दूं। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने जो कमिटमेंट किया है राजस्थान के किसानों से कि जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी या जब भी सचिन पायलट या प्रदेश कांग्रेस इकाई उनको आमंत्रित करेगी, वो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हर उस स्थान पर जाने को तैयार है जहां उनकी आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और इस बात के ऊपर उन्हें बहुत वाहवाही भी मिली है। हालांकि जो भीड़ अपेक्षित कांग्रेस ने की थी, उतनी अपेक्षित भीड़ रैली में नहीं जुट पाई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात से संतुष्ट होगी कि जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस थी पंकज, वो कहीं नजर आई। क्योंकि आज सीपी जोशी साथ थे, आज अशोक गहलोत साथ थे, सचिन पायलट साथ थे, तो पूरे जो कांग्रेस के बड़े तो सारे सब एक साथ थे। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी खुश थे। जी पंकज। सरोज, कौन कौन से नेता पहुंचे थे और किस तरह से वहां पर उन्होंने किसानों को संबोधित किया और किसानों में कैसा जोश था? जितने लोग भी पहुंचे थे, जितने किसान भी पहुंचे थे, किस कदर उत्साहित नजर आए वो? देखिए, किसानों की बात करें तो सुबह रैली शुरू लगभग 2 बजे राहुल गांधी पहुंचे, उनका भाषण होने के उससे पहले 10 साढ़े 10 बजे से किसानों का आना शुरू हो गया था। किसान नाचते गाते पहुंच रहे थे और हर क्षेत्र से किसान पहुंचे, खासतौर से बांसवाड़ा और जो मेवाड़ और वागड़ का जो इलाका राजस्थान का कहलाता है, उसमें 28 विधानसभा की सीटें आती है, 28 विधायक चुने जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार बनाने में अहम रोल है। और आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि जिस समय जब सरकार सत्ता में कांग्रेस नहीं होती है, तब तक कांग्रेस को किसानों के माध्यम से वो सत्ता तक पहुंचती है और कहीं ना कहीं इस बार भी कांग्रेस जो है, चाहे वो राजस्थान में है या फिर केंद्र की बात करें, तो किसानों के माध्यम से या किसान के रास्ते से ही वो सत्ता की प्राप्ति की ओर देख रही है। और कहीं ना कहीं इस रैली के माध्यम से भी यही संदेश दे रही है कांग्रेस की हम सब मजबूत है और सत्ता में कांग्रेस वापसी करेगी। जी पंकज। बिल्कुल सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर अपडेट देने के लिए। तो कांग्रेस किसानों के आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं अपने लिए जमीन तलाश रही है और शायद इन किसानों के आंदोलन से काफी उसे फायदा भी होगा, ऊर्जा मिलेगी और संजीवनी का काम कर रहा है किसानों का यह आंदोलन जो इस वक्त देश के कई राज्यों में चल रहा है। तो किसानों के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी कांग्रेस। वास्तव में यूपी में किसानों के कर्जमाफी के फैसले के बाद पूरे देश में किसानों ने कर्जमाफी की मांग की शुरुआत कर दी थी, जो आज इस रूप में सामने। लेकिन यूपी के किसान यूपी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। आलू किसानों ने यूपी सरकार के फैसलों के विरोध में दिल्ली के जनता मंदिर प्रदर्शन किया। हमारे सहयोगी प्रणव शर्मा ने जायजा लिया, क्या कुछ किसानों ने कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आगरा से यहाँ पर किसान आए हैं, क्या इनकी मांग है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनसे जानते हैं। दरअसल आज जो आपने यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं आप, वो क्या मांग है आपकी, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? सर, हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से पिछले 3 साल से लगातार आलू के जो दाम गिरते जा रहे हैं, किसान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आज स्थितियां ये हैं कि हमारे यहाँ बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है वो भी नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई के लिए उनके फीस तक नहीं दी जा पा रही है। रोटी कपड़ा में भी आज की तारीख में आज का आलू का किसान इतनी बर्बाद हो गया है कि उसको रोटी कपड़े के भी लाले पड़े हुए हैं। आपकी बात सरकार के किसी प्रतिनिधि से हुई कि आखिर इतना कम मूल्य क्यों रखा गया है? देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नई योगी सरकार आई है, योगी जी ने हमारे यहाँ पर किसान के साथ इस तरीके का भद्दा मजाक किया है कि उन्होंने 487 रुपए प्रति कुंटल का दाम, जबकि हमारी जो लागत है वो 1100 रुपए प्रति कुंटल की लागत बनती है। उन्होंने कोई हिसाब किताब बिना लगाए ही न जाने किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर उस तरीके से उसको लागू किया है। हम उसका विरोध करते हैं और योगी जी से, माननीय मोदी जी से, हम सभी से ये निवेदन करते हैं कि आलू किसान के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है उसको न करते हुए उनकी जो मूल लागत है, जो उनकी लागत आ रही है, उसके आधार पर समर्थन मूल्य लागू किया जाए। तो ये थे किसान जो आगरा से आए हुए,
ये कहना है कि सरकार ने जो लागत मूल्य रखी है वो इतनी ज्यादा कम है कि जितने किसान आलू को पैदा करने में लगाने में अपनी मेहनत और पैसा लगा रहे हैं उन्हें वो भी नहीं मिल पा रही है। कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ प्रणय शर्मा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। उन किसानों के बच्चे भी गुहार लगाते देखे गए जिन किसानों ने खुदकुशी के लिए वो बच्चे यहां पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे, गुजारिश कर रहे थे कि अब किसानों की जिंदगी से खेलना खत्म किया जाए, क्योंकि उनके पीछे हमारी क्या हालत है वो सरकार देखे। सुनवाते हैं इन बच्चों ने क्या कुछ कहा। हम सरकार से मैं सरकार से एक ही विनती करूंगी कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उन पर जरा सा ध्यान रखो, क्योंकि भारत जग में एक एक दिन आत्महत्या कर रहे हैं किसान। मेरे भी पिताजी ने कुछ बरस पहले कर्ज के वजह से आत्महत्या की और मेहनत हो गई। सरकार ने क्या कर्ज माफ करना चाहती है और नहीं क्या सरकार ने क्या आत्महत्या बंद करना चाहती है। किसी शेतकरी ने खुशखुशी नहीं करनी चाहिए। खुशखुशी करके निकल जाते हैं और उसके बेटे रास्ते पे आ गए। तो जिंदगी है तो समस्याएं खत्म होंगी नहीं, खुदकुशी समस्याओं का इलाज नहीं है। यही रहकर इस सामना करना इस तमाम परेशानियों का बहादुरी है, समझदारी इसी में है। लेकिन जिन किसानों ने परंपरा से हटकर अलग राह चुनी उन्हें कामयाबी मिली। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान कुछ ऐसे हैं जो अलग से राह निकाल रहे हैं इन तमाम परेशानियों के बावजूद। एक रिपोर्ट देखते हैं। आज भले ही वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन इसके भी अपने नफा नुकसान हैं। वास्तव में अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए आजादी के बाद से ऐसे खेती को बढ़ावा दिया गया है। ऐसी खेती के बगैर हरित क्रांति ला पाना संभव नहीं था। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है, जिससे सामान्य और छोटे कृषक के पास कम जोत में अत्यधिक लागत लग रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले होते जा रहे हैं। 2004-2005 में पहली बार खेती पर राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई। सन 2004-05 में जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को करीब 42,000 हेक्टेयर में अपनाया गया, जिसका रकबा मार्च 2010 तक बढ़कर करीब 11 लाख हेक्टेयर हो गया। ये रकबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकारों की तरफ से इसे बढ़ावा दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है ताकि किसान इस तरफ आकर्षित हों। आज भारत सरकार की तरफ से लगातार बढ़ावा देने की वजह से ही भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा जैविक उत्पादक है। पूरी दुनिया का जैविक कपास का 50% उत्पादन भारत में किया जाता है। आज बाजार में ऐसे उत्पादकों की मांग बढ़ी है जो ऑर्गेनिक तरीके से उपजाए जाते हैं। यही वजह है कि इस तरह की खेती में किसानों के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा विकल्प यानी जिसमें किसान अपने लिए अलग राह चुन सकते हैं, अपने लिए फायदा कमा सकते हैं और लागत से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर तमाम तरह से कोशिशें की जा रही, सरकार भी कोशिश करी, कई कंपनियां भी इस दौरान लगातार किसानों को जागरूक कर रही हैं और लोगों से ये अपील कर रही हैं कि वो ऑर्गेनिक उत्पाद का इस्तेमाल करें। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास एक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर वो बढ़ावा देने किसानों के बीच में फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के CMD राधेश्याम जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राधेश्याम जी, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की हमने यहां पर बात की है और आपकी कंपनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम कर रही कहीं ना कहीं किसानों को, तो कंपनी का उद्देश्य क्या, आखिर कैसे आप इस चीज से जुड़े? जैसे कि बताया जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जिसमें आप जहर मुक्त खेती करते हैं, कैसे शुरुआत हुई इसकी? आज से लगभग 3 साल पहले मैंने एक वीडियो देखा जी। और उसमें अपने हिंदुस्तान की जो किसानों की हालात देखी। उसके अंदर ये बताया गया कि जो एक पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर जो एक ट्रेन चलती है और उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन और वो ट्रेन बीकानेर जाती है और उस ट्रेन के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी मरीज जाते हैं वो सारे के सारे कैंसर के मरीज जाते हैं। मुझे काफी रात तक नींद नहीं आई। मैंने देखा कि इसके ऊपर कुछ काम किया जाए, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम किया जाए, बायो के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि सुबह जहर छिड़का जाता है फसलों में, सब्जियों पर और शाम को अपने बर्तन में होती है बनने के लिए और उस सब्जियों को, उस गेहूं को खाने से अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती है। तो अपनी कंपनी है, उस कंपनी ने अपने क्या किया कि 4 प्रोडक्ट हम लेके आए
बायो के प्रोडक्ट लेके आए और बायो के ऊपर हमने काम शुरू किया और किसानों को जो आज अगर हम बात करें 5,000 लीटर 4,000 लीटर दवाई मिलती है और उसको छिड़कने से बहुत बड़ा फायदा नहीं ले पाते, वही दवाई अगर हम बायो की बात करें, जो हमारे बायो के प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, 400 से 500 रुपए का 1 एकड़ का खर्चा आता है और अपनी धरती माता में जहर कम जाएगा और जब जहर कम जाएगा तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि एक तरफ हम हरित क्रांति जैसी बातें करते हैं और खूब रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर, रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि रोग मुक्त जीवन आपका उद्देश्य था, तो रोग मुक्त से ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या संबंध है? कैसे आप इसको बताते हैं, दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके जरिए कि आखिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे रोग मुक्त जीवन से हम जोड़ सकते हैं? देखिए, अभी जो हम काम कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड है, जो पेस्टिसाइड जो हम अपने खेतों में डालते हैं, उसको डालने से जैसे मैंने भी आपको बताया कि कितने सारी बीमारियां आती है, तो जो हमारे जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, हम जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो बायो के प्रोडक्ट हैं, जैसे नीम से, बहुत सारी वनस्पतियों से बनके उसको तैयार किया जाता है और उसको तैयार करने के बाद में उसमें जहर नहीं है, बिल्कुल भी जहर नहीं है। उसको छिड़काव करने से, उसके छिड़काव करने से खेतों में जहर कम जाएगा और जब खेतों में जहर कम जाएगा, अपनी धरती मां में जहर कम जाएगा, तो सीधी सी बात है अपने शरीर के अंदर जहर बहुत कम आएगा। और हम इसीलिए ऑर्गेनिक के ऊपर काम शुरू किया और जागरूक कर रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम अपने सेमिनार और किसानों के मेले लगा के इस हिसाब से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने खेतों के अंदर ज्यादा पेस्टिसाइड ना डालें और ऑर्गेनिक खेती के ऊपर जाएं, बायो के प्रोडक्ट यूज करें। ठीक है, और रोग मुक्त जीवन की ओर बढ़े। निश्चित तौर पर ये एक नया एक विकल्प दिख रहा है खेतों में इन दिनों, जाहिर सी बात है इससे रोजगार भी बढ़ेगा। आप किस हिसाब से आप देखते हैं कि कैसे इस तरीके से खेती करने से रोजगार कैसे बढ़ता है और आपकी कंपनी कैसे रोजगार भी पैदा कर रही है, ये भी रोजगार भी पैदा करती है और इसके साथ साथ में रोग मुक्त जीवन के ऊपर आते हैं। जैसे भी हम प्रोडक्ट बायो के यूज करेंगे, ठीक है, और इसके बाद में रोगों की बात करें तो आपने देखा कि पहले लोग घर के अंदर, आंगन के अंदर तुलसी के पौधे लगाते थे। तुलसी के पौधे, अभी हम तुलसी के इन चीजों के पौधे नहीं लगाते हैं। दैवीय पौधा तुलसी कहा जाता है, बिल्कुल दैवीय पौधा कहा जाता है, जिसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन तुलसी के बहुत सारे फायदे थे, लेकिन अभी धीरे धीरे ये पौधे अपने घरों में कम हो गए हैं। तो इसलिए हम तुलसी लिक्विड में भी आती है हमारी, अगर हम उसका यूज करते हैं तो बुखार जुकाम हर जगह काम करता है। और अपना जो शरीर है, अपना शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, सेलों से बना हुआ है। जैसे दीवार की बात करें, ईंटों से दीवार बनी होती है, ऐसे ही अपना शरीर कोशिकाओं से, सेलों से बना होता है। और ये सेल जैसे उम्र के साथ में धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है, खाने पीने से ये सेल कमजोर हो जाते हैं। तो हमारे पास में एक फ्यूचर मेकर प्रीमियम स्टेम सेल है, अगर हम उसको यूज करते हैं, आने वाले 90 दिन तक यूज करते हैं, तो अपने शरीर की जो बीमारी है वो दूर होती है। अंदर के जो अपने सेल है, जो कोशिका है, दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे नीम बुजुर्ग बताते हैं कि नीम बहुत ही अच्छी चीज है, दांतुन नीम की बताई गई है, ऐसे नीम के हमारे पास में कैप्सूल है, फूड सप्लीमेंट है। तो हम इसके ऊपर जहर मुक्त खेती और रोग मुक्त जीवन पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में ये काम करते करते हर घर में रोजगार भी कैसे दे पाएंगे? बहुत ही अहम बात कर रहे हैं। वाकई में सिर्फ अपना काम नहीं, रोजगार बढ़ा रहे, कैसे ये हो पा रहा है डॉक्टर साहब? ये इस हिसाब से हो रहा है कि अभी हम बात करें, हम डायरेक्ट सेलिंग को लेके काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है ये हेल्थ के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर इसकी हमारे हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हर स्टेट के अंदर हम शॉपी खोलते जा रहे हैं, हमारे साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमने इस मिशन की शुरुआत की फ्यूचर मेकर के नाम से आज से 3 साल पहले। अभी 4 लाख लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हम उनको रोजगार दे रहे हैं। वो आगे से आगे जाके किसानों को बताते हैं कि आप अपने खेतों के अंदर ये प्रोडक्ट यूज करें, आप अपने हेल्थ के लिए प्रोडक्ट यूज करें। तो लोग उनकी सुनते हैं, इस हिसाब से आगे लोगों को बताते हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। और जब वो बताते हैं तो हम उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको बताने का, प्रोडक्ट का। तो इस हिसाब से लोगों को रोजगार मिल रहा है। 4 लाख लोगों को हम अब तक रोजगार दे चुके हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। दर्शक भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, इस वक्त उनके मन में भी जिज्ञासा हो रही होगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। तो आने वाले दिनों में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ भी आपकी बातचीत कराएंगे। लेकिन फिलहाल आज हमारे साथ राधे श्याम जी हैं और इनकी कंपनी के जरिए जो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स निकाले गए हैं जो खेती से जुड़े, काफी अहम है, दिलचस्प है और एक बहुत ही अहम रोल भी ये समाज में निभा रहे हैं। क्योंकि इनका साफ ये मानना है कि सिर्फ खुद कमाई ये जरूरी नहीं है, आप लोगों को रोजगार दें और कहीं ना कहीं
स्किल इंडिया यानी कि लोगों को स्किल करने की कोशिश में जुटे हुए जो पीएम मोदी का एक सपना स्किल इंडिया का, इस मिशन में इतने जल्दी आप इतने कामयाब कैसे हुए? 3 साल का वक्त मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा होता है। राधेश्याम जी। जी, अभी जो इतनी जल्दी हमारा ये सिस्टम उठा, इसके पीछे प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट अच्छे हैं जिनके रिजल्ट आए, लोगों के दोबारा से उसकी डिमांड हुई, रिपर्चेज हुई। और हम बात करें तो जो हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, 4 लाख लोग जुड़े हुए हैं, वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं सिस्टम पर और आगे से आगे इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। इस हिसाब से सब लोगों का सहयोग, सब लोगों की मेहनत से और प्रोडक्ट की क्वालिटी से ये सब कुछ हो रहा है। तो आप इसको कहां देखते हैं भविष्य में? आप अपने इस कंपनी के जरिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप किस हद तक देखते हैं, कहां पर पहुंच देखते हैं अपनी कंपनी को, साथ ही अपने देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस हद तक बढ़ा पाएंगे आप? क्या सपना आपका है? मेरा जो सपना है मार्च 2018 तक का जो मेरा सपना है कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों के जाके जागरूक करें कि कैसे कैसे हम अपने खेतों के अंदर डालने से कैसे बीमारियां हो रही है, इनके डेमो दिखाएं और सब कुछ हम करते जा रहे हैं। और मेरा जो मिशन है मार्च 2018 तक 1 करोड़ लोगों के घरों में रोजगार देने का और हर शहर हर कस्बे के अंदर अपने ये जो हेल्थ के प्रोडक्ट है, बायो के जो प्रोडक्ट है, इनकी हम सोपी खोलते जा रहे हैं, डिपो खोलते जा रहे हैं। तो मार्च 2018 तक हम 1 करोड़ लोगों के घरों में रोजगार तो दे ही देंगे और इसके साथ साथ में जो किसान लोग जुड़ रहे हैं, जो नजदीकी शहर, नजदीकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर हम सोपी खोलते जा रहे हैं, वो वहां से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक सीएमडी होने के नाते एक वीडियो हमने आपके देखी थी हाल फिलहाल में ही।